अगर आप किसी ऐसे घर में जहां सारे लोग मछली खा रहे हैं, हर तकलीफ में बोरोलिन लगा रहे हैं और सौरव गांगुली की बैटिंग का रिपीट टेलीकास्ट चला रहे हैं, समझ लेना आप किसी बंगाली के घर में हो। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। मैं वेजिटेरियन हूं। बंगाल में गया, मैंने बोला कुछ वेजिटेरियन दे दो बिना अंडे के। बोला मछली खा लो। उनके लिए मछली वेजिटेरियन है। जौलेर फल, जल में उगने वाला फल है जी। ये फिश मार्केट शायद मुद्दा वहीं से आया था, जब इतने सारे लोग इतनी सारी मिलके बातें करते हैं। वैसे मारवाड़ी कहता है अगर आप पे कोई नींबू फेंके तो नींबू पानी का धंधा शुरू कर दो, और बंगाली कहता है अगर आप पे कोई नींबू फेंके तो दाल भात में निचोड़ के उसे खाना शुरू कर दो। सारी दुनिया कहती है तू पढ़ता क्यों नहीं है, अगले हफ्ते तेरे एग्जाम है। बंगाली माँ कहती है तू पढ़ता क्यों नहीं है, अगले साल तेरे एग्जाम है। माई लाइफ माई रूल्स सारी दुनिया बोलती है, बंगाली कहता है माई लाइफ लेकिन मां जो बोलबे ताई होबे। थोड़ा ये मामास बॉय होते हैं, और मैं भी थोड़ा बांग्ला सीख रहा हूं। बांग्ला एक मिष्टी लैंग्वेज है। मैं बीच में गया था वेस्ट बंगाल, वहां एक रिक्शा वाला मिला। मैंने कहा थाको थाको, ओखाने जाबे। तो मैंने पूछा कतो टका, कितना पैसा? वो बोला 20 टका। 20 मतलब 20 रुपया। मैं बोला नो 15 टका। वो बोला नो 20 टका। मैं थोड़ा थोड़ा बांग्ला बोल के सीख रहा हूं, अच्छा लगा। मैंने बोला तुम्ही हमारे बंधु। जैसे उसने देखा बेचारा नॉर्थ इंडियन बंगाली बोल रहा है, बोला ओके बोशुन, बैठ जाओ। मतलब आमी बांग्ला बूझते पारो, मुझे बांग्ला समझ में आती है अल्पो। वैसे आज के वीडियो में राइज एंड फॉल ऑफ बंगाल, पूरी आज उस पर चर्चा करने वाले। बहुत वीडियोस बना रहा हूं, पूरी एनर्जी में। स्टीव जॉब्स, मारवाड़ी, मेरी कॉम, डी मार्ट, लाइफ इन 2050, गांधी, सिंगापुर, मैकडॉनल्ड्स, आने वाले समय में तेंदुलकर, अजीत डोवाल पे, सुंदर पिचाई, यूएस कैसे आगे बढ़ा, वॉरेन बफे, सक्सेस हैबिट्स ऑफ बिलियनियर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे हमारे चैनल का अगर एक भी वीडियो देखे बगैर छोड़ दिया, समझ लीजिए आपने अपने बौद्धिक विकास से नाता तोड़ दिया। कई फैसिनेटिंग फैक्ट है बंगाल के बारे में। कैलकाटा जो कि एक्चुअली अंग्रेजों के टाइम पे कैपिटल हुआ करता था, आज दिल्ली नेशनल कैपिटल, मुंबई बिजनेस कैपिटल, और कोलकाता क्या है, एक कल्चरल या फूड कैपिटल बन के रह गया है। एसबीआई जो पहला बैंक था वो पहले एक्चुअली कोलकाता का ही बैंक ऑफ कैलकाटा कहलाया जाता था। एशिया की सबसे बड़ी फूलों की मंडी, फूल का व्यापार ये बंगाली लोग करते हैं। बंगाल के अंदर ही सारा फूल का व्यापार किया जाता है। हजारों वेंडर कोलकाता में आपको मिल जाएंगे जो तरह तरह के फूल बेचते हुए। पहले क्रिकेट स्टेडियम बहुत आगे हुआ करता था इनका, ईडन गार्डन। अब इस समय तो आजकल नरेंद्र मोदी जी के नाम पे स्टेडियम आ गया है। पब्लिक लाइब्रेरी हमारे देश की सबसे बड़ी कोलकाता में है। वैसे आप कभी बाजार में निकल जाना, वहां पे बाजार में निकलोगे तो सब्जियों के ठेले जितने मिलेंगे, लगभग किताबों के ठेले उतने मिल जाएंगे। बंगालियों को किताब पढ़ना पसंद है। बंगाल बड़ा फेवरेबल रहा है फर्टाइल सॉइल, पानी के मामले में, फेवरेबल क्लाइमेट है खेती के मामले में। और पहला ऑपरेटिंग पोर्ट भी बंगाल में ही था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1870 में बनाया था। बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी कि भाई धंधा करना हो तो बंगाल में जाओ, सबसे बढ़िया पोर्ट बना दिया सबके लिए। बंगाल एक कैश काउ था। हावड़ा ब्रिज या हावड़ा रेलवे स्टेशन, बिजनेस, और सबसे बड़ा हर औरत वहां पे बिंदी बहुत लगाती है। बिंदी का बड़ा सिस्टम है वहां पे। जींस पहनो तो भी मोटी बिंदी, साड़ी पहनो तो भी मोटी बिंदी। दुर्गा पूजा इतना मनाते हैं कि दुर्गा पूजा के टाइम हफ्ता 10 दिन सब कुछ बंद, कोई ट्रेनिंग, कोई सेमिनार होबे ना, सब बंद है। दुर्गा पूजा होबे। वैसे काफी लोग श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं राधा कृष्ण ना ही अन्य। वहां पे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग वगैरह में अपने आप को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में सारे बंगाली बिजी रखते हैं, दिन भर वही करते हैं इस समय। लिटरेचर, पोएट्री, डांस, म्यूजिक, की 4 चीजें बच्चे को एक लेनी पड़ेगी। मेरी बात सुनो, 4 में से बच्चे को एक लेनी पड़ेगी, लिटरेचर, पोएट्री, डांस या म्यूजिक। एक्स्ट्रा करिकुलर, एक्स्ट्रा कोर्स के नहीं लेते हैं ये लोग। बंगाली तो वैसे कहते हैं कि बंगालियों का जन्म या तो गाने के लिए या लिखने के लिए हुआ है। दुनिया के सारे गंदे काम बाकी लोग करेंगे, इनके लिए गाने और लिखने के अलावा सारे काम गंदे काम होते हैं। ये कहते हैं कि बाकी गंदे काम बाकी दुनिया करेगी। वैसे सबसे ज्यादा नोबेल लॉरिएट भी बंगाल में ही है। रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, अभिजीत बैनर्जी, सबको नोबेल प्राइज मिला। ऑस्कर अवार्ड सत्यजीत रे को बंगाल से ही मिला। भारत रत्न विधान चंद्र रॉय, सत्यजीत रे, अरुणा आसफ अली, अमर्त्य सेन, पंडित रविशंकर। स्पीड से बोलता हूं, मेरे कंटेंट में लगे रहे ना। स्पिरिचुअल लोग भी बहुत आए, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, एसी भक्तिवेदांत स्वामी, शिला प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी। चैतन्य महाप्रभु ने गौड़िया वैष्णविज्म दिया है, इसको गौड़ देश भी बोला करते थे। गौड़िया बहुत बड़ा हिस्सा है नमोद्वीप, वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने वहां पे एक्सटेसी ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र दिया। हरे कृष्ण महामंत्र गाते हुए आनंद में जीना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे को भी हरे बोलते हैं। सारे म्यूजिशियन भी बहुत आए वहां पे भैया, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन, कुमार सानू, शान, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, पप्पी लहरी। लेकिन सब आए, एंटरप्रेन्योर नहीं आए। लगभग एंटरप्रेन्योर ना के बराबर है। बड़े लेजी लोग होते हैं बंगाली।
उनके साथ कंपीट करना बड़ा आसान है क्योंकि वो ज़्यादा कुछ करेंगे ही नहीं। सारे दिन में दुकानें बंद देखोगे आप, कोई दुकान दिन में चलती नहीं है। वो सेटिस्फाइड है, जितना पैसा कमा लिया बहुत है, बिजनेस आवर्स में जो कमा लिया बहुत है, उसके आगे कोई काम नहीं करेंगे। थोड़े आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, टॉकेटिव, लाउड माउथेड होते हैं, डॉगमैटिक होते हैं। उनको कोई चुटकुला पसंद नहीं, हंसते हंसाते, ज़्यादा हंसते खेलते नहीं, नॉर्थ इंडियन जैसे हर बात पर चुटकुला करते हैं। आप कभी बंगाली स्टैंड अप कॉमेडियन कम ही मिलेंगे, इंटेलेक्चुअली थोड़े एरोगेंट होते हैं। बंगाली लड़कियां वैसे बड़ी वोकल होती हैं सोशल चैलेंजेस के मामले में। ये लोग जब डिस्कशंस करते हैं, डिसएग्रीमेंट भी अलाउ करते हैं, भैया कोई दिक्कत नहीं है। डिबेट इनको बहुत पसंद है, सालों साल से बंगाल में बहुत डिबेट हुआ करती थी। पर फिर मैंने बताया ये यही सब करते हैं, बातें करना इनको पसंद है, काम धंधे में ज़्यादा फोकस इनका नहीं है। आइडियल बातें करा लो, बैठ के खूब बातें करा लो, अपने ऑफिस में लेट आएंगे, जल्दी चले जाएंगे, दोपहर को बंद कर देंगे। कहते हैं कि अगर 10 बंगाली इकट्ठे बैठे हो तो उन पर 11 ओपिनियन निकल करके आ जाएंगे। कहते हैं अगर 2 बंगाली इकट्ठे हो तो मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी, नई पॉलिटिकल पार्टी, और 3 बंगाली इकट्ठे हो तो 2 पॉलिटिकल पार्टी। बंगाली का चक्कर क्या है, वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर अच्छा है, इंडिविजुअली अच्छा कर लेगा, आर्टिस्टिक होगा, पॉलिटिकली इंक्लाइंड होगा। वो क्या कहते हैं, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले भी कहा करते थे कि जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचेगा। ये रिस्क नहीं लेते हैं जिंदगी के अंदर, कम कम्युनिटी में रहते हैं। बंगाली बंगाली के साथ ही बंधु, तुम अमार बंधु, तो बंगाली बंगाली के साथ ही दोस्ती करता, दूसरों पर ट्रस्ट करता ही नहीं, दूसरों के साथ रहता नहीं, क्लोज कम्युनिटी में रहते हैं। जैसे आप जानते हैं एक वेस्ट बंगाल दिल्ली के अंदर भी है, सीआर पार्क, ये थोड़े इसीलिए रेसिस्ट भी कभी कभी माने जाते हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा ये आरोप लगता है कि भाई एम्बिशियस नहीं है। एवरेज इंडियन थोड़ा एम्बिशियस होता है, भाई कुछ बड़ा करेंगे। हाँ, जैसे गुजराती क्या बोलता है, जीवन में कहीं मोटू करवो, इनको कुछ नहीं मोटू है। इनका क्या है, जीवन में घुमा अच्छे, घुमा अच्छे मतलब दाल भात खाबे, घुमा अच्छे, घुमा अच्छे मतलब घूमने नहीं जाते, घुमा अच्छे मतलब सोने चले जाते हैं। ये बांग्ला वर्ड है घुमा अच्छे। हाँ, तो बंगाली का फैक्ट क्या है भैया, ये बंगाल के बाहर बंगाली फिर भी सफल है, बंगाल के अंदर क्या है। वैसे दुनिया में कितने बंगाली मालूम, लगभग 30 करोड़ हैं। 10 करोड़ वेस्ट बंगाल में है, 16 करोड़ बांग्लादेश में है, और बाकी थोड़ा आसाम, बिहार, त्रिपुरा, उड़ीसा में और मेघालय में भी हैं, और दुनिया के कुछ देशों में हैं। ये अपनी पुरानी जिंदगी की खूब बात करते हैं, क्योंकि पहले बंगाली बहुत सफल हुआ करते थे ना, अतीत की सुखद बातें करना इनको अच्छा लगता है। द फेवरेट टाइम पास इज देयर पास टाइम, जो पहले हुआ करता था बंगालियों के विषय में, थोड़ा बड़ा नॉस्टैल्जिक रहते हैं, उसको लेकर थोड़ा एक्साइटेड रहते हैं। और लेकिन नोबल लॉरियट्स की अपनी बात करते हैं। पर सच्चाई क्या है, आज गुजरात इज वन ऑफ द मोस्ट वेल्दीएस्ट स्टेट, पर बंगाल इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट। ऐसा समझो कि गुजरात की जो पर कैपिटा इनकम, इंडिविजुअल गुजराती की इनकम, आज एक गुजराती की एवरेज इनकम 2,52,000 रुपया साल की, पर बंगाल की उसकी आधी भी नहीं है, 1,15,000 रुपया। 2,52,000, 1,15,000। आज आपको पता है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी कहता है कि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा औरतों को अगर बेचा जाता है, बच्चों को बेचा जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज, तो उसके अंदर बंगाल नंबर 1 पे है। इस समय इतना बुरा हाल है बंगाल के अंदर। 3/4 यानी कि 75% पॉपुलेशन तो केवल गांव के अंदर रहती है। बुरा हाल है, इतनी गरीबी है कि आज पूरे देश में 4 लाख भिखारी है, उनमें से लगभग 1 लाख खाली बंगाल के अंदर है। सुन लो भैया, 4 लाख भिखारी पूरे देश में, उसमें से 1 लाख खाली बंगाल के अंदर। इतना भिखारी है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। गरीबी इतनी ज्यादा इसलिए क्योंकि अर्बनाइजेशन नहीं हो रहा, शहरीकरण नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, वहां एंटरप्रेन्योर नहीं पैदा हुए ना, बेसिकली वहां पे बिजनेस नहीं कोई करता है, वहां बिजनेस जो हुए बंद हो गए, इलिटरेसी बहुत है वहां पे, आइडियल है, लोग खाली बैठे हैं। हाँ, कि होबे ना कुछ होबे ना, हाँ किचु होबे ना। हाँ, वहां एक्सप्लॉइटेशन हुआ पैसे वाले लोगों का, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जब रोड नहीं चलेगी, रेल नहीं होगी, एयर नहीं होगा, जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे, हॉस्पिटल, फ्लाईओवर्स नहीं होंगे, जब कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन या होटल्स नहीं होंगे। वैसे तो पहला अंडरग्राउंड मेट्रो अंग्रेजों के टाइम पे कोलकाता में बनाया, लेकिन आज किधर रह गया, खत्म हो गया। पहला इलेक्ट्रिक ट्राम सिस्टम वहां 1902 का बना था, आज उसको शट डाउन कर दे क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट वो कहता है कि 9 डिस्ट्रिक्ट तो बंगाल के ऐसे हैं जो हाई पावर्टी रीजन में आते हैं और बाकी सारे मीडियम पावर्टी रीजन में आते हैं। वेस्ट बंगाल को सबसे गरीब राज्यों में उसका नाम दे दिया। क्यों दे दिया, ये आज एम्बैरेसमेंट है, शर्म की बात है लेफ्ट सरकार के लिए, उनके लिए। देखो ना, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, नॉर्थ साउथ दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद या नदिया, नवद्वीप जिसको बोलते हैं, बीरभूम, और ये सब में तो 40 से 60% लोग बिलो पावर्टी लाइन रह रहे हैं। पावर्टी क्यों होती है, जब किसी शहर में किसी गांव के साथ ट्रांसपोर्टेशन ही ना हो तो शहर के साथ वहां बिजनेस होगा नहीं, तो वहां गरीबी और बढ़ जाती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की वहां दिक्कत है। पावर्टी कब खत्म होती है, जब आप इकोनॉमिक प्रोडक्शन के जोन के नजदीक आ जाते हैं, जहां व्यापार बिजनेस हो रहा हो, जब उसके नजदीक रहते हैं तो वहां पे तनख्वाहें मिलती हैं, नौकरियां मिलती हैं। लेकिन हुआ क्या, वेस्ट बंगाल बन गया।
ये दो प्रोफेसर थे, अपने मैत्रिश घटक थे और दूसरे का नाम था मेरे ख्याल है संचारी रॉय। ये दोनों ने गुजरात की इकोनॉमी के साथ एक कंपैरिजन भी निकाला कि 16 बेस्ट परफॉर्मिंग जो स्टेट हुआ करते थे इंडिया के, और उसमें किस किस का नाम लिया इन्होंने। इन्होंने देखा पहले तो देखो कि ग्रोथ रेट जहां ज्यादा हो, पर कैपिटा इनकम हो, इसके अलावा इनइक्वालिटी चेक करो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक करो, बिलो पॉवर्टी लाइन चेक करो, तो उसमें हरियाणा का नाम अच्छा आया, कर्नाटका का अच्छा आया, महाराष्ट्र का अच्छा आया, पंजाब का अच्छा आया, तमिलनाडु का अच्छा आया। वेस्ट बंगाल का किसी भी चीज में कहीं पे भी कोई नाम ही नहीं आया। मुद्दे की बात यह, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बंगाल आज 28 राज्यों में 28वें नंबर पे है, और बाकी वैसे उससे भी थोड़ा पीछे कौन सा रह गया, बिहार। इनमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है ही नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है बेसिकली, उसमें तीन बातें होती हैं। एक क्या होता है, उसके अंदर आपका एजुकेशन होता है, दूसरा हेल्थ होता है, और तीसरा पर कैपिटा इनकम। इन तीनों के मामले में इस समय बंगाल सबसे पिछड़े हुए राज्यों में है। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्या है, डॉलर का आना ही और डॉलर का जाना। बंगाल के अंदर डॉलर आता ही नहीं है क्योंकि वहां कोई एक्सपोर्टर ही नहीं बैठे हैं। जब एक्सपोर्ट करोगे तो डॉलर आएगा, डॉलर आएगा तो राज्य मजबूत बनेगा। फिस्कल डेफिसिट में बंगाल सबसे पीछे है। बंगाल आज इसकी बात नहीं करता है। आज इकोनॉमिक डीके जो हुआ है, इंडस्ट्रीज बर्बाद हुई हैं, पॉलिटिकल वायलेंस हमेशा होता है, लैक ऑफ जॉब्स जो है, इसके बारे में बंगाल बात नहीं करता है। क्योंकि कोलकाता वैसे पहला ऐसा शहर था जहां पे आईटी हब की बात की गई थी, लेकिन उस समय के जो मुख्यमंत्री थे ज्योति बासु, उन्होंने क्या बोला, भैया अगर कंप्यूटर आ गया तो सबकी नौकरी चली जाएगी, सबकी नौकरी चली जाएगी। अरे भाई, कंप्यूटर आता है तो नई प्रकार की नौकरी आती है, नौकरी जाती नहीं। 1980 में सोचते थे कंप्यूटर आ जाएगा सब खत्म हो जाएगा, आज कंप्यूटर आ गया, नई प्रकार की नौकरी आ गई। लेकिन हुआ क्या, कोलकाता ने, वेस्ट बंगाल ने वो आईटी हब की अपॉर्चुनिटी को मिस किया, बैंगलोर ने पकड़ लिया, और आज असर देख लो। आज बंगाल से आज जब बैंगलोर में 100 नौकरियां आती हैं तो 100 में से 30 लोग कोलकाता से आते हैं उस जॉब को अप्लाई करने के लिए। अगर ज्योति बासु ने उस समय ले लिया रहता, बात बड़ी सिंपल है कि बंगाली प्राइड, बंगाली प्राइड, बंगाली प्राइड, इस सब के चक्कर में जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है उन सबको इग्नोर कर दिया गया। इनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बंगाली के लिए कोई पैशन नहीं है बिजनेस का। आज 64 साल की उम्र में मुकेश अंबानी नई नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ग्रोथ की, और बंगाली क्या कह रहा है, घुमा अच्छे, घुमा अच्छे मतलब मैं सोने जा रहा हूं। इकोनॉमिक्स का सेंस नहीं है ना। अब ये सब हुआ क्यों, इसके पूरे इतिहास को समझते हैं क्विकली। जब मेरे साथ बैठे हैं तो इन डेप्थ केस स्टडी हाई स्पीड पे सुपर डेटा के साथ बहुत जल्दी मिलेगा। इतिहास क्या है, आप बंगाल जो है ना वो लीड किया करता था मैन्युफैक्चरिंग में, बिजनेसेस में, इंडिपेंडेंस से पहले। इंडिपेंडेंस जब हुआ उस समय में भी वो इंडस्ट्रियल पावर हाउस था पोस्ट इंडिपेंडेंस। 1940 में अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा नौकरियां थी तो वो बंगाल में हुआ करती थी। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद 5 जूट मिल हर साल बंद होने लगी। 1960 तक भी काफी एम्प्लॉयमेंट थी, लेकिन जैसे जैसे सीपीएम लेफ्ट की सरकार आई, आप इंडस्ट्री खत्म होने लगी, लेबर अनरेस्ट बढ़ गया, लेबर के झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए। 1965 से 1970 के बीच में सारी नौकरियां खत्म होने लगी क्योंकि सारे बिजनेसेस वहां लेबर के कारण परेशान। लेबर का क्या मुद्दा है वहां पे, भाई तुम और हम सब बराबर, लेबर ही सब कुछ है, लेबर ही सब कुछ है। और उस चक्कर में बिजनेसेस का ध्यान, बिजनेस पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और एक साल बीच में क्रॉप का फेलियर आ गया, सूखा वूखा पड़ गया, इन्फ्लेशन हो गया, तब हालत खराब हो गई। 56,000 फैक्ट्रियां इकट्ठे 1970 के बाद बंद हुई वहां पे। और वो होते ही आप ये समझिए इसके कारण क्या था, कारण बड़ा सिंपल है, सोशलिस्ट पॉलिसी थी, बिल्कुल हम सब बराबर हैं, स्ट्राइक्स थी, हम सब बराबर है तो स्ट्राइक कर दो, और इनफ्लेक्सिबल लेबर लॉ, लेबर के बारे में सब कुछ सोचना, बिजनेस के बारे में सोचना नहीं। तो पहले उसके बाद फूड राइट्स भी हुए, और फिर नक्सलवाद आता चला गया। लाइसेंसेस बंगाल को कम मिले, महाराष्ट्र को ज्यादा लाइसेंस मिले। 1977 में आदित्य बिरला की जो स्टोरी है उसने मेरे दिल को थोड़ा हिला दिया। द आदित्य बिरला की बात कर रहा हूं, द आदित्य बिरला, 1960-70s की बात कर रहा हूं। आदित्य बिरला के बारे क्यों बोलते थे, बिरला के बारे में क्या कहते थे वहां बंगाली लोग, कहते थे ये पैसे वाला है क्योंकि हम गरीब हैं, हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि ये पैसे वाला है। उन्होंने आदित्य बिरला को एक्चुअली क्या किया, जनरल पोस्ट ऑफिस और आरबीआई के बीच में उनको सड़क पे उनकी गाड़ी को रोका, उनको गाड़ी से बाहर निकाला आदित्य बिरला को। दी आदित्य बिरला की बात कर रहा हूं। बाहर निकाल के उनके कपड़े फाड़े, उनकी कमीज फाड़ी, लोग हंसने लगे उनके ऊपर, उनकी पतलून भी फाड़ दी, पूरे कपड़े फाड़ के उनको कच्छे में, उनको अंडरगारमेंट्स में छोड़ दिया, और उनको बोला कि अब तुम इस समय इन 15 इंडिया एक्सचेंज प्लेस तक तुम पैदल चल के जाओगे। सारे बंगाली वहां जोर जोर से हंस रहे थे। और हुआ क्या, वो नंगे उस समय अंडरगारमेंट्स में आदित्य बिरला पैदल चलते गए, और पैदल चले, लोगों ने खूब मजाक उड़ाया। कुछ नहीं, वो घर पहुंचे, वहां से घर गए, अपने कपड़े पहने, गाड़ी लिया, फ्लाइट लिया, मुंबई चले गए। उस दिन के बाद कभी बंगाल वापस नहीं लौटे। वो उनका आखिरी दिन था बंगाल में। अपने सारा पैसा, अपने सारे ऑफिस वहां से मुंबई शिफ्ट कर दी है। मैं ये सारा हिस्ट्री बता रहा हूं, ये हुआ क्यों,
बंगाल आज इस हालत में क्यों पहुंचा। एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी के वाइस चेयरमैन, वो भी उनकी कंपनी लिक्विडेट होने वाली थी, बर्बाद मतलब खत्म होने वाली थी, क्योंकि वर्कर्स काम नहीं कर रहे थे। तो वर्कर्स को समझा के लौटे तो उनकी गाड़ी में बम फोड़ दिया गया, वो भी वहां से उसके बाद निकले। ये सारी कहानियां देखने के बाद जो जेके ग्रुप है, जेके ग्रुप वहां से निकल आया। थापर इतने बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, वो भी बंगाल छोड़ के निकल गए। अब तो जैसे झड़ी लग गई। उसके बाद तो फिर डनलप, फिलिप्स, ब्रुक बॉन्ड, हिंदुस्तान मोटर्स, टाटा मोटर्स, ये सब बंगाल छोड़ने लगे। क्योंकि बंगाल में हालत इतनी खराब थी। लक्ष्मीपत सिंघानिया ने कानपुर से आकर के कोलकाता में बिजनेस शुरू किया था, तो उनके यहां भी ऐसा हुआ। उनके मैनेजर को आके वर्कर्स ने जब पीटा, उनकी पावर सप्लाई बंद कर दी। उन्होंने बेसिकली एक एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चालू किया था, उनकी वो कंपनी भी बिक गई। तो उनके पिता ने बोला कि बेटा हरिशंकर यहां से छोड़ो और दिल्ली जाओ, दिल्ली से फ्रेश चालू करो। ये बेसिकली हिस्ट्री है। 1990 आने लगा, अब तक पूरा सेंटीमेंट खत्म हो गया। अब क्या हुआ, सबसे लंबे समय से रहने वाले जो उनके सीएम थे ज्योति बासु, उनको समझ में आ गया कि बंगाल हाथ से निकलता जा रहा है, पूरा गरीबी में डूब चुका है बंगाल। अब तो भैया कुछ बिजनेस लाने पड़ेंगे, लिबरलाइजेशन का समय आ गया। वो दुनिया भर में ट्रैवल करने गए, आओ बंगाल में आओ बिजनेस करो, बंगाल में आओ बिजनेस करो। उनकी मानसिकता बदली, सीपीएम की मानसिकता बदली कि भैया बिजनेस तो लाने पड़ेंगे यहाँ पे। और जब वो गए और दुनिया में लोगों ने उनकी सुनी नहीं आए लोग बिजनेस के लिए वहां पे। एक्स फैक्ट्री आउटपुट के मामले में 91 में जब वो 6% थे, वो 2001 आते आते 3.9% रह गया। यानी कि इतना प्रयास करने के बावजूद और आधा हो गया। केवल 6% बिजनेसेस बंगालियों के थे, 94% बिजनेस बंगाल के बाहर के लोग आके बंगाल में कर रहे थे। छोटे छोटे जो बिजनेस हुआ करते थे। बंगाल जो एक समय में बिजनेस कैपिटल था, अब वो बीमारू राज्य बन चुका था। बहरहाल रतन टाटा सोचे कोई बात नहीं, 2006 में मैं आता हूं, मैं बंगाल के अंदर चालू करूंगा टाटा नैनो। उन्होंने अनाउंस कर दिया, 1 लाख रुपए में लटक किया गाड़ी, और उन्होंने सिंगूर के अंदर फैक्ट्री लगाने का प्लान किया। वर्ल्ड चीपेस्ट गाड़ी बनाऊंगा 1 लाख के अंदर। और उनका प्लान क्या था, 2008 तक इस गाड़ी को रोल आउट कर दूंगा। वेस्ट बंगाल एंटी इंडस्ट्री माना जाता था। उनको लगा भाई जिनसे मैंने यहां पे जमीन लिया है 1000 एकड़ के आसपास, ये कहीं बुरा ना मान जाए। तो उन्होंने उनको बोला मैं तुमको 1000 लोगों को यहां लोकल को यहां नौकरी भी दे दूंगा इस नैनो बनाने के लिए। लेकिन ममता बनर्जी आ गई वहां, उन्होंने बोला बहुत कम है, इतनी नौकरियां तो बहुत कम है, ये तुम्हारा खेत ले जाएगा रतन टाटा, होबे ना। और वहां पे आकर के उन्होंने धरना ले दिया। ऑपोजिशन थी, ऑपोजिशन इतना उन्होंने भयंकर मूवमेंट वहां चालू कर दिया, हंगर स्ट्राइक कर दी कि मैं खाबे ना, कुछ खाऊंगी नहीं, ऐसा करके उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। सारे गरीबों को साथ में लिया, जोड़ा। लोगों को लगा ममता बनर्जी हमारी मसीहा है। हाँ ठीक है, मसीहा बनी उनके लिए, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, टाटा नैनो की फैक्ट्री वहां खत्म हो गई। टाटा नैनो पे ताला लग गया। और जैसे ताला लगा, रतन टाटा ने अनाउंस कर दिया कि ठीक है जी, सिंगूर के अंदर हम बिजनेस कर नहीं सकते क्योंकि इतना लंबा धरना प्रदर्शन हमारे खिलाफ चल रहा है। हम तो आके आप सबको नौकरियां देने वाले थे, ना बिजनेस करने वाले थे। जैसे ही ऐसा हुआ, हरियाणा ने बोला रतन टाटा जी को आप हमारे यहाँ आ जाओ, महाराष्ट्र ने बोला हमारे यहाँ आ जाओ। तभी उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला, उनको एक एसएमएस आया, और एसएमएस पे लिखा था वेलकम टू गुजरात नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को फोन किया, बोला आप मुझे गुजरात बुलाना चाहते हैं? बोले हाँ आप गुजरात आइए। बोला कितने दिन में जमीन मिल पाएगा मुझे, बहुत मुश्किल होगा। तो नरेंद्र मोदी ने उनको बोला जल्दी दे देंगे जमीन। तो उन्होंने बोला जल्दी आप सब पॉलिटिशियंस की मुझे समझ नहीं आती। नरेंद्र मोदी ने उनको 3 दिन के अंदर 1100 एकड़ जमीन दिया। फाइनली टाटा मोटर्स सिंगूर से सानंद गुजरात चला गया। खैर मीडिया ने बोला ये गुजरात का गेन था और बंगाल का लॉस था। बहरहाल ममता बनर्जी को फायदा हुआ, लोगों को लगा कि हमारी मसीहा है, वो मुख्यमंत्री बन गई। अब बंगाली जो है ना, वो चीटिंग में बिलीव नहीं करता है। बंगाली कभी उसको नीचे नजर से देखा जाता है, चीटिंग को, चोरी को, वो इस सब में बिलीव नहीं करता। लेकिन समस्या क्या है, वो आलसी है। आलसी होने के कारण आज बंगाल खत्म होता चला गया। हम सब बराबर है, हम सब बराबर है, इसके पास पैसा इसलिए क्योंकि मैं गरीब, मेरे गरीब इसलिए क्योंकि इसके पास पैसा। इसी मानसिकता ने बंगाल को खत्म किया वो। लेकिन इसमें अच्छी बातें क्या हैं, इनमें मिठास बहुत है, अंदर ही अंदर मिष्टी मिष्टी, खाने में भी मिष्टी, बोलने में भी मिष्टी, गाने में भी मिष्टी। इनका कल्चरल लैंग्वेज, उनकी आइडेंटिटी में सब कुछ मिष्टी। बंगाली दूसरी मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है हमारे देश में, और दुनिया में 8वीं सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। वैसे तो त्रिपुरा की भी ऑफिशियल लैंग्वेज, अंडमान निकोबार, आसाम, यहां पर भी बंगाली बहुत बोली जाती है। स्वीटेस्ट लैंग्वेज माना गया, यूनेस्को ने बोला है। बंगाली में कोई जेंडर नहीं होता है, हाँ, कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होता है। उल्लू ध्वनि बहुत करते हैं, जब भी कुछ अच्छा होता है ऐसा उल्लू ध्वनि करते हैं, ये वोकल साउंड निकालते हैं। वैसे एक बार एक बंगाली लड़की मुझे मिली और मेरे को देख के बोली हॉट। मैंने कहा हॉट बोल रही है मेरे को, बाद में समझ में आया कह रही है साइड हॉट, साइड हटने को बोल रही थी। क्योंकि इनके यहाँ क्या ए नहीं होता, हर चीज में ओ होता है। वैसे तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि तूने डोंगल देखा है?
उसने बोला कौन सा डोंगल, एयरटेल का के रिलायंस का? नोई नोई, आमिर खान का डोंगल। वो दंगल मूवी की बात कर रहा था। बंगाल में एक मतलब नहीं रहता है, कुछ वर्ड्स वहां पे अलग प्रोनाउंस किए जाते हैं। हमारे को एक बारी बुलाया भी था किसी ने कि भाई हमारे घर पे भोजन के लिए आइएगा, तो हम लोग भी तैयार होकर पहुंच गए, भोजन मिलेगा। तो वहां कुछ बंगाली लोग गा रहे थे, हाँ अच्छे से गा रहे थे। और बाद में जब 1-1.5 घंटा बैठे, कोई गाना खत्म हुआ, तो हमने कहा अब, बोला कुछ नहीं, कल फिर आइए 1 बजे भोजन पे। तो हमें बाद में समझ में आया वो भोजन नहीं था, भजन को भोजन बोलते हैं वो। भोजन होने वाला है हमारे यहाँ, भोजन कीर्तन, तुम्हें भोजन कीर्तन कौरबे। वैसे तो बंगाली बोलते भी मिठा है और गाते भी मिठा है। एक बात बोलूं, इस वीडियो को ऑफेंस की तरह मत लीजिएगा, मेरा सजेशन है इसमें से लर्निंग लेते हैं। पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। वन मोर टाइम, क्या पढ़े लिखे से होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ तो वो है जो सीखना नहीं चाहते। वही प्रैक्टिकल लैंग्वेज चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही पढ़े रहोगे तो आगे चल के बहुत पड़ेगी। जमाना बदल रहा है। शेयर करिएगा इस वीडियो को। आज नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप चैनल वर्ल्ड में हमारा बना है। पढ़े हो किस चक्कर में, हाथ जोड़ के कोई नहीं है टक्कर में। और वैसे अगर आप भी अगर बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, पूरे बंगाल में शेयर करिए हमारे चैनल के विषय में। हम लाइफ टाइम मेंबरशिप दे रहे हैं इस समय, ताकि आप भी आकर के लाइफ टाइम मेंबरशिप से पूरा फायदा उठाएं। वैसे इस वीडियो में ना हमने पक्ष की बात करी ना विपक्ष की बात करी, हमने केवल निष्पक्ष बात करी। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि हम बंगालीज में वो इंस्पिरेशन ला सकें। जैसे गुजरात आगे बढ़ा, वैसे ही बंगाल को आगे बढ़ना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को शेयर करते रहने के लिए, कमेंट बॉक्स में अपनी फरमाइश देने के लिए, लाइक करके उत्साह बढ़ाने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।